जिसमें अरविंद केजरीवाल बहैसियत चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर आए और सारे हमारे बुद्धिजीवियों के सामने कुछ वादे किए। उसमें हमारे पत्रकार बंधु, आप लोगों में से काफ़ी लोग उस दिन मौजूद थे। दूसरी मीटिंग 5 मई 2019 को हुई, उसमें भी उन्होंने वो तमाम वादे दोहराए जो अरविंद केजरीवाल जी करके गए थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं, आप इस पे बात कीजिए। तो हमने उनसे डिमांड इसी पे की थी। मीडिया हजरात का खैर मकदम है, स्वागत है। आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाला। आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो वादे हैं, जो दोहरापन है, जो बहरूपियापन है, जो झूठ है, उसका आज हम पर्दाफाश करेंगे। 2014 और यही महीना था नवंबर का, जब उनको हमने रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स बनाकर उस पर बहुत मेहनत करके और उस पार्टी की पॉलिसी में आखिर भारतीय मुसलमानों के लिए क्या क्या काम होने चाहिए वो हमने बनाकर 14 नवंबर 2014 को ऐवान गालिब नई दिल्ली में दिया था। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कभी उस रोड मैप को खोल के नहीं देखा। उनका काम निकल गया और उन्होंने अपने सारे वादों से वो पीछे हट गए। इसी के साथ जब 2019 का चुनाव आया, फिर उन्हें फिक्र हुई कि मुझे मुस्लिम वोट चाहिए, दलित वोट चाहिए। फिर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की और हमने उनसे कहा कि ठीक है, हम आपको ज़रूर अपने समाज का सपोर्ट दिलाएंगे, लेकिन आप हमें क्या दोगे? हमारे कुछ मुतालबात हैं, कुछ हमारी डिमांड है। वो डिमांड हमने उनको बाकायदा इंटरेक्टिव मीटिंग करके इसी होटल में एक मीटिंग की हमने 23 फरवरी 2019 को, जिसमें अरविंद केजरीवाल बहैसियत चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर आए और सारे हमारे बुद्धिजीवियों के सामने कुछ वादे किए। उसमें हमारे पत्रकार बंधु, आप लोगों में से काफ़ी लोग उस दिन मौजूद थे। दूसरी मीटिंग 5 मई 2019 को हुई, उसमें भी उन्होंने वो तमाम वादे दोहराए जो अरविंद केजरीवाल जी करके गए थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं, आप इस पे बात कीजिए। तो हमने उनसे डिमांड इसी पे की थी। इसके ताल्लुक से मैं आपको 2 छोटी छोटी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, ताकि आप पहले खुद देख लें कि उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद हम 5 और 10 मिनट की गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद आपके सवालों जवाब लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी टेक्निकल टीम से कि वो 23 फरवरी 2019 को जो इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम, जिसका मैं कन्वीनर हूं, वो मीटिंग बुलाई गई थी। अरविंद केजरीवाल उसमें मुख्य अतिथि थे। आतिशी जो उनकी एजुकेशन सलाहकार हैं वो भी थी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां भी थे। और वो क्या बोलते हैं आइए आप खुद सुनिए। प्रपोजल ये है कि जो राज्य सरकारों ने अपनाया है अब तक, उसमें सबसे अच्छा प्रपोजल तेलंगाना सरकार ने अपनाया है। तेलंगाना सरकार ने टीआरएस हाई पावर में और वहां पे कांग्रेस में थी, बीजेपी भी थी और मजलिस में थी। इवन मुस्लिम जो वोट करता था मजलिस को करता है। लेकिन उसके बाद टीआरएस में केसीआर का एक प्लान था। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में तेलंगाना बनाना चाहता हूँ। बंगाल को कहते हैं गोल्डन तेलंगाना। तो उसने सब सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया। क्या करेंगे? तो जो मुस्लिम स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने कहा साहब आप हमारे सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी के लिए हम सब खुश हो गए। तभी केसीआर ने खुद अपने अंडर में एक पॉलिसी लाए हो, उसका नाम रखा उन्होंने तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन स्कीम। और उसका एक आईपीएस ऑफिसर को लेकर उसका हेड बना दिया। खुद सीएम ऑफिस से वो मॉनिटर हुई। उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में 18 महीने में 204 स्कूल बनाए रेजिडेंशियल, बिल्कुल इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज में। 107
204 स्कूल चालू करते हैं। उसमें सिर्फ 18 स्कूल उसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग में है, बाकी सारे स्कूल किराए की बिल्डिंग में। अच्छा, दूसरा वहां पे भी ओल्ड सिटी है हैदराबाद, वहां भी ये प्रॉब्लम थी कि ना जगह है ना बिल्डिंग है, तब भी उन्होंने कोशिश करके और बिल्डिंग्स किराए में लेकर 40 स्कूल उनकी ओल्ड सिटी हैदराबाद में। अब इसका रिजल्ट ये हुआ, स्लाइड आप आगे बढ़ाइए। रिजल्ट ये हुआ कि जो बच्चे माइनॉरिटीज के सिर्फ पूरे सेक्शन के सिर्फ 6000 पढ़ रहे थे पूरे स्कूल्स में, वो फिर पढ़ने लगे आज की डेट में 1,30,600 और बाद में गिफ्ट दिया पब्लिक ने उनको, वो रिजल्ट आपके सामने है। मेरे ख्याल से तेलंगाना गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स थी, सबसे ऊपर स्कीम जो रही वो TMRS रही और पब्लिक ने सपोर्ट किया, खुल कर सपोर्ट किया। मजलिस को सपोर्ट करने के बावजूद भी पूरा का पूरा वोट मुस्लिम वोट जो है वो ट्रांसफर हो गया TRS में। एक ये मैं ऐसी तरीके से जब उसकी कामयाबी देखी तो कर्नाटक ने शुरू किया। कर्नाटक ने भी अभी तक 6-7 स्कूल मजलिस की खोल दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, या यूं कहिए कि वो बिल्कुल आपकी टेस्टेड है। एक वो लोग जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, जो ईस्टर्न यूपी और बिहार से आते हैं, मजदूर तबका है, गरीब तबका है। दूसरा मुसलमान, तीसरे दलित। ये 3 आपके वो लोग हैं जो आपने जाने सकते। हमारा जो मशवरा हुआ है, हमारी तरफ से राय ये है कि आप कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करें दिल्ली में जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लिए हो। तो इसमें 2 सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे, एक मुस्लिम और एक बौद्ध भी दलित है और वो एजुकेशनली भी बैकवर्ड है और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। इसके लिए अगर आप स्कीम लाते हैं और हमारे पास जो जगह नहीं है यहाँ पे या फंड इतने नहीं है, तो हम इसे किराए की स्कीम, किराए की बिल्डिंग में चला सकते हैं। क्लास 8 तक आपका अपना स्टेट बोर्ड है, तो ज्यादा स्कूल हम क्लास 8 तक बनाए और क्लास 12 के जो 10 के और 12 के जो स्कूल्स है उसके लिए जो बड़ी लैंड भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपके पास वो लैंड है इतनी कि जहाँ रेजिडेंशियल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए जा सकते हैं। क्लास 8 तक आप उन इलाकों में स्कूल बनाए, क्योंकि बहुत वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, खासतौर से जो हमने 10-12 कॉन्स्टिट्यूएंसी छाटी है जहाँ मुसलमान 30% से ज्यादा, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो हमारा प्रपोजल ये है कि आप कोई 175 के करीब 8वीं तक के स्कूल बने और 50 के करीब 10 तक स्कूल बने और 25 हमारे 12 के स्कूल बने। तब जाके इनकी जो इनकी रियल प्रॉब्लम है मुसलमान, वो प्रॉब्लम दूर होगी कि जब ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन लेंगे, अपनी गली में भी जब इनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन मिलेगी तो इनका गवर्नर हार्मनी भी होगी, इनमें मॉडर्न एजुकेशन सीखने का जज्बा भी पैदा होगा, इनमें आर्किटेक्ट भी पैदा होंगे, इंजीनियर भी पैदा होंगे। और जो इशू बनाया जाता है मुसलमानों के लिए कि ये तो सब भी उसमें ही रहते हैं, बैकवर्ड ही रहते हैं, इनकी वो बैकवर्डनेस भी दूर होगी और यकीनन और आपके बच्चे आते हैं और बच्चे रहेंगे। और एक और है कि जो हमारा तिब्बत कॉलेज है, जो यूनानी तिब्बत कॉलेज है, उसको यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है और उसमें बहुत सारे कोर्स ऐड हो सकते हैं, वो डायरेक्ट स्टेट हो सकते हैं। आपने ये जो आइडिया दिया किराए पे लेके बिल्डिंग का, इसको मैं जरूर एक्सप्लोर करूंगा। आइडिया बहुत अच्छा है ऑन द फेस ऑफ इट। हालांकि हम लोग कोशिश करेंगे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट बिल्डिंग्स को किराए पे लेने की, लेकिन मुझे लगता है कि उन बिल्डिंग्स के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, इसकी जगह जगह जो मनीष जी अभी जिस चीज पे काम कर रहे हैं, वो भी किसी स्टेट में गए थे, वहां देख के आए थे। हम रेजिडेंशियल स्कूल खोलने की सोच रहे हैं। रेजिडेंशियल में हम क्या करेंगे कि हम जहाँ जमीन अवेलेबल है दिल्ली में, वहाँ बड़े बड़े स्कूल खोलेंगे, वहाँ हॉस्टल्स खोलेंगे और वहाँ पे हॉस्टल्स में बच्चों को रखेंगे। हमारा जो ये प्रपोजल है वो किराए की बिल्डिंग में रेजिडेंशियल स्कूल है। अच्छा। अब अगर इसकी में एक बार स्टडी कराएंगे, हैदराबाद में काम शायद यहाँ पे भी काम है। बिल्कुल, और हम आपकी पूरी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। हम तो चाहते हैं आपने 175 बहुत कम है, हमारा सपना बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि इतने स्कूल, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें स्कूलों में कि अगले 10 साल तक दिल्ली में नए स्कूल खोलने की जरूरत ना पड़े। नंबर जीविया कॉलेज का आपका सुझाव है कि उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया, मैं इसको एक्सप्लोर करा देता हूँ। आइडिया अच्छा है, आप इसकी बनाइए इंशाअल्लाह। और जितना भी खर्चा होगा सरकार से लेने की जरूरत होगी, मैं इंशाअल्लाह सरकार से लेकर आऊंगा। आप 100 स्कूल की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं 200 स्कूल, 300 स्कूल, 400 स्कूल भी खोलने पड़े तो इंशाअल्लाह हम खोलेंगे। ना फंड की
अब दूसरी वीडियो लगाइए जो 5 मई 2019 को थी और वो 2 मिनट की है, वो जरा चलाइए। अब हम चर्चा नहीं चाहते, अब हम काम चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि किसी भी ग्रुप या किसी सेक्शन के बैकवर्डनेस अगर आप परमानेंट दूर करना चाहते हैं तो वो तालीम से ही हो सकती है। हम कुछ ऐसा इंतजाम कर दें कि तेलंगाना की तर्ज पर जैसे उन्होंने बिल्डिंग किराए पे लेके और छोटे छोटे मॉडल बना के उन्होंने स्कूल कोशिश की कि उनके इलाकों में उनकी गलियों में ही हो जाए, ताकि उन पर जोर डालकर उनका एडमिशन कराया जा सके। बातें हैं कि दिल्ली में 250 स्कूल हो और उन 250 स्कूल को आप फेजेस में बनाइए, क्योंकि तकरीबन 40 लाख मुसलमान रहता है दिल्ली में। 40 लाख मुसलमान, 20 लाख मुसलमान तो रेगुलर एजुकेशन लेता है, चाहे वो प्राइवेट में लेता है, सरकारी में लेता है। 20 लाख मुसलमान या तो एजुकेशन नहीं लेता या लेता भी है तो बहुत सब ग्रेडेड एजुकेशन लेता है। वो गलियों के छोटे छोटे स्कूल में एजुकेशन लेता है जहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड का ख्याल ही नहीं रखा जाता। तो मेरा आपसे ये मुतालबा है वज़ीर तालीम से भी और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी कि देखिए आपकी तरफ पूरी कौम नजर उठाए देख रही है। आपके ऊपर कमेटी आप बना लीजिए, अब उसको वक्फ बोर्ड के अंदर ले लेंगे। सरकार से भी जरूरत इंशाल्लाह पैसे की पड़ेगी वक्फ बोर्ड के स्कूल खोलने के लिए, हम लोग सरकार से पैसा ले लेंगे, बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली पब्लिक स्कूल चल रहा है उस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड पब्लिक स्कूल कायम हो और गली गली में स्टैंडर्ड के साथ में हम लोग टीचर्स, अच्छे टीचर्स अपॉइंट करें। किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे टीचर के बाद। हम लोग जहाँ सरकारी स्कूलों को बेहतर कर रहे हैं वहाँ ये भी है कि आपके बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम इंशाअल्लाह दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार के जरिए पूरा करेगा। जो बात हमारे मंच की तरफ से कही गई वही स्कूल बनाए जाएं, वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाए जाएं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी कह दिया कि हाँ बनाएंगे, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। और आज बतौर दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि इस काम के लिए फंड्स की कमी नहीं होने दूंगा। किसी भी इसका एक व्यवहारिक ढांचा जितना भी हो सके, मैं अरविंद केजरीवाल जी की एक बात को याद रखता हूँ। आज यहाँ इतने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं, मुझे लगता है उस लीडर की बात समाज तक जानी चाहिए। मैं बतौर फाइनेंस मिनिस्टर पहला बजट तैयार कर रहा था, मैंने उनसे पूछा था, बहुत सारा खाका बनाया मैंने, बहुत सारे काम करके होमवर्क करके ले गया, तो मैंने कहा साहब आपका कोई मेजर डायरेक्शन क्या है आपका बजट के बारे में? बोले यार देखो पहली बार सरकार में आए हैं, हम हमेशा सोचते थे इस देश में एजुकेशन पे खर्च क्यों नहीं हो रहा, तो एजुकेशन पे खर्च ठीक से करना जितनी जरूरत हो। और उन्होंने एक अच्छी बात कही कि अगर पुल बनाने में और स्कूल बनाने में पहले चुनना हो कुछ तो पहले स्कूल बनवा देना, कौन बढ़ जाएगी तो खुद अपना हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये 2 वीडियो देखी, इन 2 वीडियो में बाकायदा वजीर तालीम, नायब वजीर आला और वजीर आला, यानी 3 जो मेन जिम्मेदार हैं वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि हम स्कूल बनाएंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि मुस्लिम और दलित बस्तियों में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि स्कूल नहीं है, और अरविंद केजरीवाल सरकार की जितनी भी शिक्षा की पॉलिसीज हैं वो सब मौजूदा स्कूल पे, यानी जो पहले से स्कूल मौजूद है उन्हीं स्कूलों का उन्होंने रेनोवेशन किया, उन्हीं स्कूलों में उन्होंने कमरे जोड़े, उन्हीं स्कूलों के जो टीचर थे उनकी उन्होंने ट्रेनिंग कराई। यानी जहां पहले से स्कूल मौजूद ही नहीं थे वहां पे दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति का कोई फायदा नहीं हुआ। यही बात हमने उनको समझाई और हमने उनको मॉडल दिया कि आप तेलंगाना ने जैसे काम किया है आप वैसा काम करिए, और हमसे दोनों वादा करके गए। वादा करने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड को उन्होंने ऑर्डर किया, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक कमेटी बनाई, दिल्ली वक्फ बोर्ड एजुकेशन कमेटी। उस एजुकेशन कमेटी का मुझे कन्वीनर बनाया गया और मेरे साथी जो थे उनको भी मेंबर बनाया गया, आशीष जी भी उसकी मेंबर। और उस कमेटी के थ्रू हमने 16 स्कूल बनाने का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया।
उसके लिए हमने एक डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट किया, जो डॉक्टर हलीमा सादिया दुबई में डीपीएस की प्रिंसिपल थी, उनकी हमने वहां से जॉब छुड़वाई, उन्हें दिल्ली बुलाया और यहाँ इस पूरे प्रोजेक्ट का डिप्टी डायरेक्टर बनाया। और 17 प्रिंसिपल हमने इंटरव्यू करके शॉर्टलिस्ट किए और 6000 टीचर्स के इंटरव्यू लेकर 600 टीचर उसमें शॉर्टलिस्ट किए। अखबारात में इश्तिहारात निकले, विज्ञापन निकले, उसमें ये कहा गया किराए की बिल्डिंग ली जाएगी, दिल्ली वक्फ बोर्ड किराए की बिल्डिंग लेगा। आप सब लोग गवाह हैं कि वो अखबार में विज्ञापन निकले थे और लोगों ने अपनी बिल्डिंग अप्लाई की और बिल्डिंग की फिर वो स्क्रूटनी होने लगी। फिर अचानक अरविंद केजरीवाल साहब का फोन आता है और वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। वो कहते हैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए। हमने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर क्यों बंद कर रहे हैं आप तो तालीम पे अपना सीना पीटते हैं, पीठ थपथपाते हैं, आखिर ये तालीम पे काम हो रहा है, इसमें तो कोई ऐसा काम नहीं है और दलित और मुस्लिम बस्तियों पर हो रहा है। हमने आपको दूसरी सरकार जो कर रही है तेलंगाना में उसकी तर्ज पर कहा है, तो आखिर इसमें हर्ज क्या है? लेकिन वो संघी सोच, वो आरएसएस की विचारधारा, या यूं कहे कि वो जो जहां से डायरेक्शन था वहां से ये नहीं मिला उनको इजाजत कि आप उन गरीब इलाकों में, मुस्लिम और दलित इलाकों में जाके स्कूल खोलें, वहां से चाबी टाइट कर दी गई और वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से ये सवाल पूछता हूं कि वो कौन सी वजह थी जो आपने ये प्रोजेक्ट रोक दिया? क्या आखिर मुसलमानों के या दलितों के बच्चे पढ़ जाते तो क्या आपको कुछ वो तकलीफ देते, या आप भी भारतीय जनता पार्टी की उसी राह पे चल रहे हो कि ये मुस्लिम और दलित पढ़ने नहीं चाहिए, पढ़ेंगे तो हमसे सवाल करेंगे और हमसे सवाल करेंगे तो हमारी पोल खुलेगी? तो एक तो आपके सामने ये गोशे गुजार करना था। दूसरा, हमारी एक उनसे डिमांड थी, इसमें हमने उनसे 250 स्कूल की डिमांड की थी। 250 स्कूल में हमने उनको एरिया वाइज बना के दिया था, कहां कहां कितने कितने स्कूल बनने हैं। उसके साथ हमने उनसे कहा था कि करोड़ बाग का जो तिब्बिया कॉलेज है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, अगर आप उसे यूनिवर्सिटी बना दें तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐड हो सकते हैं। केंद्र सरकार से भी उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमसे कहा ठीक है, हम इसे यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम इस पर गौर करेंगे। तो वो लोग जो शिक्षा के मामले में जनता को बेवकूफ बनाते हैं, 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, उसमें 30% शिक्षा पे खर्च होता है 22,000 करोड़। तो क्या आखिर चंद, ये तो हमारी जो स्कीम थी 1000 करोड़ की भी नहीं थी, 500-600 करोड़ की थी। क्या मुस्लिम और दलितों के लिए 500-600 करोड़ नहीं है इनके पास, या सिर्फ इनको इन दोनों तबकात का वोट चाहिए? लेकिन वोट मिलने के बाद फिर ये भाग जाते हैं वहां से या पीठ दिखा देते हैं। तो चूंकि अब ये चुनाव का समय है, हमें और आपको सबको मिलके राजनीति से ऊपर उठ के इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ कि जो 2 बैकवर्ड कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपना प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन ले सकती थी। क्योंकि ये बात आप और हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अगर कोई सबसे मुश्किल चीज है तो वो अपने बच्चों की नर्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन है। उसकी इतनी ज्यादा फीस है, इतना मुश्किल है उसको पाना, एडमिशन नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता, सरकारी स्कूल बहुत दूर है। तो इसलिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इन बहरूपियों की, या यूं कहिए छोटा रिचार्ज की असलियत बताने की थी। इसके अलावा मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं। मेरे साथ इंजीनियर डीसी कपिल साहब हैं, जो डीसी कपिल साहब का जो राष्ट्रीय SC/ST कर्मचारी महासंघ की, जिसको परसंघ कहा जाता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप डेसू के चीफ इंजीनियर भी थे और आप राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिसके मुखिया हमारे भानु प्रताप सिंह एडवोकेट साहब हैं, जिनसे आप लोग वाकिफ होंगे। वो अभी किसी कोर्ट में थोड़ा हियरिंग में फंस गए, वरना वो भी पहुंचने वाले थे। वो हमारे हिस्सेदारी मोर्चा में शामिल हुए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। दूसरा, इनकी बेटी, यकीनन वो हमारी भी बेटी है,
वो है शालिनी चित्रा। आप इधर आ जाइए। शालिनी चित्रा जी, सॉरी चित्रा शालिनी जी, आप वार्ड नंबर 218 सुंदर नगरी से वहां की कॉर्पोरेटर की उम्मीदवार हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको अपनाती है, अडॉप्ट करती है, इनको समर्थन देती है। हमारी यहाँ वहाँ की टीम भी यहाँ मौजूद है, हम उनके साथ भी बाद में फोटोग्राफी कराएंगे। लेकिन मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रत्याशी श्रीमती चित्रा शालिनी जी, जो एक नौजवान पढ़ी लिखी MA LLB हैं, वो होंगी और हमारा पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा। अब मैं अपने जो उनके फादर भी हैं चित्रा शालिनी जी के, DC कपिल साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अरविंद केजरीवाल सरकार की दलित मुस्लिम विरोधी नीति है, खास तौर से जिस पे सबसे ज्यादा वो पीठ थपथपाते हैं शिक्षा पे, उसमें आप 2 लफ्ज बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा मॉडल की अगर हम बात करें, जिसको पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, मैंने मंचों के माध्यम से भी ये कहा है और आज मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जिस शिक्षा मॉडल के अंदर उर्दू को समाप्त किया जा रहा है और उर्दू की क्लासें बंद की जा रही हैं, उस मॉडल को कभी भी एक आदर्श मॉडल नहीं कहा जा सकता। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि सुंदरनगर सीमापुरी विधानसभा के अंदर जितने भी क्लासेस गिरी, जितने भी स्कूल थे जहां पर बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाती थी, एक डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन का ऑर्डर भी था कि जहां मात्र 6 बच्चे भी उर्दू पढ़ने वाले होंगे वहां पर क्लासेस चलेंगी। लेकिन आपको हैरानी होगी कि उस पूरे क्षेत्र के अंदर जितनी क्लासेस उर्दू की चलती थी वो सब बंद कर दी गई हैं। और मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि उर्दू के अभाव में उर्दू की शिक्षा को बंद करके अगर कोई मुख्यमंत्री दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अगर एक आदर्श मॉडल घोषित करता है तो ये बेईमानी है और ये उनका जनता को गुमराह करने वाला एक कदम है। और जहां तक वादों की बात है, इसमें दलितों के मुद्दे बहुत सारे हैं। दलितों के प्रति उन्होंने जो जो वादे किए, और सबसे बड़ा वादा उन्होंने जो दिल्ली की, क्योंकि अभी जो आपने वीडियो देखी है ये TRS और तेलंगाना सरकार की थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1980 के दशक में बनाया गया अनुसूचित जाति उपयोजना का प्लान, जिसके अंदर दलितों के फंड को आवंटित किया जाता है और उनके विकास के लिए खर्च किया जाता है। तेलंगाना सरकार ने वहां पर उस प्रदेश के अंदर इस फंड का समुचित उपयोग करते हुए प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख की दलित बंधु निधि वहां पर आवंटित की है, जिसमें से 47,500 करोड़ रुपए इस वार्षिक बजट के अंदर बांटा जा चुका है, जो टोटल निधि 76,500 करोड़ की थी वहां पर। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की 8 साल के शासन काल के अंदर अनुसूचित जाति उपयोजना का सारा पैसा लुटाया गया है, डकार लिया गया है और दिल्ली के दलितों के लिए और आरक्षित विधानसभा में निवास करने वाले तमाम निवासियों के लिए अभी तक जो बजट का पैसा है 8 साल का, वो 50,000 करोड़ रुपए केजरीवाल जी की तरफ पेंडिंग है और वो उस पैसे को रिलीज नहीं कर रहा है। ये सारी घटनाएं ये चिन्हित करती हैं, ये इंगित करती हैं। दलितों के प्रति तो बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, लंबा हो जाएगा। जो जो वादे उन्होंने किए, दिल्ली एक ऐसा पहला प्रदेश है पूरे देश के अंदर जहां आज तक भी अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया गया है, जो बड़ी हैरानी की बात है। और इस तरीके के तमाम मुद्दे, कर्मचारियों को पक्का करना और अनुसूचित जाति के लोगों का पूरी तरीके से आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। RTI की रिपोर्ट दिल्ली की ये कहती है कि 8 साल के शासनकाल के अंदर केजरीवाल सरकार ने मात्र 459 सरकारी वैकेंसियों को भरा है, जबकि उसने वादा किया था कि मैं अपनी एक योजना के अंदर 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। उन्होंने जो लाखों की संख्या में आउटसोर्स पर लोगों को भर्ती किया है, अगर वास्तव में वो सरकारी नौकरियां निकलती
तो अनुसूचित जाति का 17% की हिस्सेदारी के हिसाब से लाखों बच्चों को रोजगार मिलता, सरकारी नौकरी मिलती। इस तरीके से उसने सिर्फ बहका करके, भरमा करके, झूठ बोल करके दलितों की, मुस्लिमों की वोटों को लिया है। मगर सच्चाई यह है कि उसने ठगी की है, झूठ बोला है और उसने बेईमानी की है। पूरी दिल्ली में उसने ढिंढोरा पीटा था कि दिल्ली के अंदर आउटसोर्स के जितने कर्मचारी हैं, आज पूरी दिल्ली के अंदर 45 लाख ऐसे युवा काम करते हैं जिनको मात्र 12,000, 13,000, 14,000 की सैलरी मिलती है। उन सबको पक्का करने का वादा उसने 2013 के पहले चुनाव के अंदर अपने मैनिफेस्टो में 2013, 2015, 2020 तीनों मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था कि मैं सभी आउटसोर्स पर काम करने वाले ठेका कर्मियों को पक्का करूंगा। लेकिन बड़ी हैरानी है कि आज तक उसके स्वयं के मंत्रालयों में काम करने वाले किसी भी ठेका कर्मी को पक्का नहीं किया गया। और झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के जो वाल्मीकि समाज को उसने दिग्भ्रमित करने का काम किया, उसकी वजह से इतनी बदहाली हुई है कि 8-8 महीने तक लोगों को अपनी तनख्वाह नहीं मिली, पेंशन बंद हो गई। और कोरोना के काल में जब बाप बेटे को और बेटा बाप को कंधा नहीं दे रहा था, उस समय दिल्ली के सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली के अंदर सफाई करते हुए जो दिल्ली के निवासियों की जान बचाई और गंदगी को साफ किया। उस समय पे 57 कर्मचारी शहीद हुए, मगर सब लोगों को उसने 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया, लेकिन किसी भी सफाई कर्मचारी को उसने 1 करोड़ का मुआवजा नहीं दिया। ये सारी घटनाएं ये बात इंगित करती हैं कि उसने सिर्फ झूठ बोल करके वोट लिया, बहका करके वोट लिया। और जो 70 पॉइंट एजेंडा उनके चार्ट ऑफ डिमांड का और उनके मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया था, उसमें जो भी पॉइंट दलितों के और मुस्लिमों से संबंधित थे, उन सब के उसने लापरवाही दिखाई, उदासीनता दिखाई और किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। इसलिए मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सुंदर नगरी से उसने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। इसलिए 250 वार्ड दिल्ली के जिनका चुनाव आने वाले 4 दिसंबर को है, इसलिए हम लोगों ने वही सुंदर नगरी छांटी है जहां से उसके झूठे आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और हम पूरा प्रयास करेंगे, जो है पूरी कोशिश करेंगे कि जहां से उसने झूठ का मॉडल शुरू किया था उसको वहीं पर जो है उसकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। हमने सुंदर नगरी वार्ड इसलिए छांटा है। थैंक यू। ऋषि कपिल साहब को सुना आपने। अरविंद केजरीवाल की जो अल्पसंख्यकों खासतौर से मुसलमानों के लिए जो दगा है वो किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली दंगा हो, आज तक वो शख्स उस दंगाग्रस्त इलाके का दौरा तक करने नहीं गया। उसने एक तरफ तबलीगी जमात पे FIR करने की, मरकज को बंद कराने की अनुशंसा की, लेकिन दंगा आरोपियों पे FIR कराने की आज तक हिम्मत नहीं हुई और आज तक कोई अनुशंसा नहीं की। इसी तरीके से जहांगीरपुरी में जब बीजेपी मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर ढा रही थी तो आम आदमी पार्टी भी उनके साथ हो गई और उन्हीं जो उनके पहले वोटर हुआ करते थे उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताने लगी। इसी तरीके से उर्दू के साथ जो सोतला व्यवहार है, जो मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि उर्दू टीचर्स की वैकेंसी आज भी 1000 उर्दू टीचर की वैकेंसी है, सिर्फ वो बहाने से 100-200 भरी जाती हैं, बाकी खाली रहती हैं। इसी वजह से आज दिल्ली में उर्दू स्पीकिंग 15% लोग हैं, लेकिन सिर्फ उर्दू जो टीचिंग जो उर्दू पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 0.59% है। उर्दू डेस्क हुआ करती थी मंत्रालय में, दिल्ली मंत्रालय में, वहां से उर्दू डेस्क खत्म कर दी गई। उर्दू अकेडमी का जो हाल है वो नहीं, उर्दू ना जानने वाला आदमी उसका सरबराह बना दिया गया। इसी तरीके से उन्होंने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का हाल किया। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक दिल्ली राइट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट बनाई थी, वो वेबसाइट पे अपलोडेड थी, वो भी उतार दी। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन जो थोड़ा बहुत काम करती भी थी, अरविंद केजरीवाल में उस पर भी एक ऐसा शख्स को बिठा दिया और ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको कोई किसी तरह का भी मुस्लिम से रिलेटेड या उनके हित के साधता हुआ कोई काम नहीं करना है। इसी तरीके से उनके जो काम है खासतौर से बिल्किस बानो को लेके जो उनका मायूस कुन रवैया रहा,
उन्होंने किस अंदाज में कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से जब CA/NRC की प्रोटेस्ट की बात आई तब उन्होंने यही कहा कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में दे दो और मैं आधे घंटे में शाहीन बाग खाली करा दूंगा। यानी वो जो दिल्ली जो CA/NRC के प्रोटेस्टर थे, जामिया के बच्चे, उनके लिए जब UAPA लगाने की बात आई तो इसी अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दी। और यही अरविंद केजरीवाल है जो चुनाव राजनीति में आने से पहले कहता था कि सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा है। आज वो सांप्रदायिक वाले जो मशहूर है नहीं बीजेपी, उनसे भी बड़े सांप्रदायिक हो गए हैं। आज वो उन्होंने महात्मा गांधी को अपने दफ्तर से निकालकर दो लोगों की तस्वीर लगाई है, एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की और दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह साहब की। दोनों लोगों की अवहेलना करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान कहता है इस देश का कोई धर्म नहीं है, इस देश का धर्म संविधान है, लेकिन वो संविधान की अवहेलना करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नोट पे किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए। इससे वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी से बड़ा सांप्रदायिक हूं। तो आप मुझे ये बताइए कि तुम जब हमारे मामलात पे नहीं बोलोगे, जब तुम